उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में सभी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक पहल की बात कही है। सीएम धामी ने कहा है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। विधानसभा भवन के पास विधायक हॉस्टल, पत्रकारों के ठहरने के लिए पत्रकार निवास बनाने सहित कई कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि हर संभव मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने और गैरसैंण को विकसित करने का सरकार काम कर रही है। नहीं, गैरसैंण को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस बार हमने वहाँ पर भराड़ी देवी का मंदिर है, गैरसैंण विकास परिषद जो है उसमें धनराशि स्वीकृति है, पत्रकारों के लिए भवन है, हमारे आसपास बाउंड्री वॉल इत्यादि बननी है, एक अस्पताल वहाँ पर अच्छा बनना है, स्वीकृत बनना है। वहाँ पर सभी जो सुविधाएं हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी की जो होनी चाहिए, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम क्रमशः धीरे धीरे उन सभी कामों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो रही है और इस यात्रा के दौरान भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए आएंगे। आपको बता दें कि 15 सितंबर से चारधाम यात्रा के दूसरे चरण का आगाज होने जा रहा है। उम्मीद है कि 7 सितंबर तक केदारनाथ धाम पैदल मार्ग को भी सुचारू कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि बरसात से पहले यात्रा के समय यात्रियों की संख्या सीमित हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने अधिकारियों को यात्रा में सीमित संख्या हटाने के निर्देश दिए हैं। हमारा फोकस शुरू से रहा है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बनी रहे और चारधाम यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। दूसरे चरण के लिए हमने जो पहले चरण में कुछ काम हमको लगा कि दूसरे चरण में जरूरी करने चाहिए, जैसे कि एक तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमने धामों के आसपास करने की व्यवस्था कर दी है और जो सीमित संख्या का एक उस समय प्रावधान किया था क्योंकि अत्यधिक संख्या आ गई थी और उस समय हमारे लिए सुरक्षा श्रद्धालुओं की प्राथमिकता थी, उसके नाते वो सब उस समय किया था। लेकिन इस बार हमने कहा है कि वो संख्या का जो प्रावधान है उसको भी समाप्त कर दिया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। निकाय चुनाव कब होगा, इसकी अभी तक तिथि नहीं हो पाई है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि निकाय चुनाव विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन अभी उसे प्रवर समिति को भेज दिया गया है। अब प्रवर समिति का गठन होगा, उसके बाद प्रवर समिति अपना रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। उसके बाद विधानसभा सत्र बुलाकर उसे फिर से पारित किया जाएगा। उसके बाद ही निकाय चुनाव का रास्ता साफ होगा। शहरी विकास मंत्री का दावा है कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, चुनाव के लिए हम तैयार हैं और जिस प्रकार से विधानसभा के इसी सत्र के दौरान नगर निगम के उस विधेयक पे प्रवर समिति को सौंपने का काम होगा। प्रवर समिति गठित होगी, बैठकें होंगी। प्रवर समिति की जो बैठक के बाद फिर हम लोग प्रवर समिति की जो फाइंडिंग्स होगी, जो निर्णय होगा, जो उनका एक जो भी विषय स्थिति सामने आएगी तो विधानसभा अध्यक्ष जी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद फिर सत्र आहूत करेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए भी सत्र हमने सत्रानुसार नहीं किया है। और उसके बाद फिर ये जो विधेयक वहाँ पास होगा, तत्पश्चात हम चुनाव के लिए आज भी तैयार है, तब भी चुनाव करने की स्थिति में होंगे। उससे पहले कोर्ट में भी मामला है, जो निर्णय कोर्ट दे या हमारा सदन दे, उसके लिए चुनाव की स्थिति में हम हैं, चुनाव कराने की स्थिति में। उत्तराखंड के नव नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की तरफ से जब आदेश आएगा तब चुनाव करा लिए जाएंगे। आज मैंने आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग का पदभार कल ग्रहण किया था और आज पहला दिवस है जो विधिवत कार्य के लिए है। तो आज अभी तो परिचय हुआ है सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से। आयोग की जो संरचना है उसके अनुसार सभी लोगों से विचार विमर्श किया है और प्रत्येक पटल पर किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आज हुई हैं। आज परिचय का है और आगे अब विस्तृत जो जानकारी है, समीक्षा है, हम लोग अलग अलग विभागों के साथ करेंगे।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाताओं की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया। दानदाता को ही पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। सतपाल महाराज द्वारा कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे सोना चोरी के आरोप पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर में 230 किलो सोने को लेकर कांग्रेस अफवाह फैला रही है, जबकि दानदाता द्वारा 23 किलो सोना ही दान में दिया गया था, जिसकी रसीद भी सार्वजनिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की जांच पूरी हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट शासन में है और जल्द ही उसको सार्वजनिक करके सबके सामने पेश किया जाएगा। दानदाता ने 23 किलो जो है वो सोना दान दिया, 23 किलो सोना दान दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है, आप लोगों ने भी पर्ची देखी है। अब 228 किलो कैसे हो जाएगा 23 किलो? ये समझने की बात है। ये मिथ्या प्रचार है, केवल भरमाने वाला प्रचार है, लोगों को गुमराह करने वाला प्रचार है। देखिए, कांग्रेस इस वक्त क्योंकि केदारनाथ में चुनाव है और उसी को लेकर के इस तरह का हाउला मचाने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक में एक अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं, केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की आड़ में भी वो राजनीतिक ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। राजधानी देहरादून में इस समय रैपिडो एक अच्छी सेवा ज़रूर दे रहा है, लेकिन परिवहन विभाग रैपिडो पर अब सख्ती करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार परिवहन विभाग को सूचनाएं मिल रही हैं कि रैपिडो बिना लाइसेंस के पूरे शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर सर्विसें दे रहा है, लेकिन रैपिडो की तरफ से कोई भी लाइसेंस नहीं लिया गया है। और इतना ही नहीं, प्राइवेट नंबर पर भी रैपिडो का काम किया जा रहा है, जिस पर अब परिवहन विभाग सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में परिवहन विभाग ने रैपिडो के खिलाफ अभियान चलाते हुए रैपिडो को एक नोटिस जारी किया है और उनसे लाइसेंस ना लेने का कारण पूछा है। ऐसे गाड़ियों में सबसे बड़ी बात है कि ये गाड़ियाँ टैक्सी नंबर की होती है, क्योंकि आप रोजगार कर रहे हैं तो पीले प्लेट वाली गाड़ी ही इसमें चलेगी। कोई व्यक्ति इसमें अगर प्राइवेट गाड़ी का ऑपरेशन करता है तो ये अलाउड नहीं है। गाड़ी का चालान हम लोग करते हैं, गाड़ी को सीज भी करते हैं और उसके लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। जो व्यक्ति लाइसेंस होल्डर होता है रेंट ए बाइक स्कीम का, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। और आपने बात बताई है जहाँ तक के प्राइवेट गाड़ियों का, तो हम लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। 4 सितंबर से जिला स्तर पर भाजपा का अभियान शुरू होगा। 15 दिन तक घर घर संपर्क किया जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को भाजपा संगठन महापर्व की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सदस्यता के साथ प्रदेश में अभियान का आगाज होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से विधानसभा स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग का आग्रह किया है। वहीं 4 सितंबर से जिले स्तर पर अभियान को आगे बढ़ाने के साथ पहले 15 दिन घर घर संपर्क किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता संगठन पर्व 2024 का आगाज 2 सितंबर ऑनवर्ड्स होने जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद पूरा राष्ट्रीय संगठन, सभी जुड़े हुए सदस्य दोबारा सदस्यता ग्रहण करेंगे और सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, भाजपा के जितने भी सदस्य हैं उनको दोबारा सदस्यता करवाई जाएगी। और इस बार का जो हमारा लक्ष्य है वो प्रत्येक बूथ पर 200 से अधिक सदस्यों को जोड़ना है। भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता खुद भी सदस्यता लेगा और दूसरों को भी सदस्यता करवाएगा और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेगा।